Hello aspirants, welcome to NurtureNet, your one-stop destination for everything you need to crack UGC NET Home Science. And I'm back with another video. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फूड स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो ये टॉपिक जो है फर्स्ट यूनिट का 6th टॉपिक है और ये भी काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैंने इसे भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं फूड स्टैंडर्ड्स। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम समझते हैं फूड स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है। फूड स्टैंडर्ड्स एक्चुअली में दे आर गिवन बाय गवर्नमेंट। ओके, हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ इस तरीके से रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हुए हैं कि जो भी फूड आइटम बाजार में बिकता है या आप खरीदने के लिए जाते हैं वो कुछ इस तरीके से है। रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ उसमें इस तरीके से लगे हुए हैं कि अगर आप उनका कंजप्शन करते हैं तो उससे आपको कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो, ठीक है, हम बीमार ना पड़े। ओके, तो फूड स्टैंडर्ड्स एक तरीके से एक डॉक्यूमेंट हुआ प्रोवाइडिंग स्पेसिफिकेशन एंड गाइडलाइंस टू एंश्योर दैट मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग फूड आर डीम्ड फिट फॉर कंजप्शन। तो फूड स्टैंडर्ड्स कहता है कि एक डॉक्यूमेंट है जो स्पेसिफिकेशंस या गाइडलाइंस बताता है कि जो भी मटेरियल या फूड कंजप्शन है वो प्रोसेसिंग के या मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू जो भी प्रोसेस से गुजरा हुआ है उसमें कुछ हार्मफुल चीजें नहीं है। इट इज fit for consumption, okay, and meet minimum specification for quality and safety. Quality safety के लिए जो specification है वो उन सबसे meet करता है। Okay, standardization is therefore a process of ensuring uniformity in products and services by use of appropriate standards. तो इसीलिए standardization जो होता है वो एक प्रोडक्ट में यूनिफॉर्मिटी लाता है। ओके, और सर्विसेज जो है अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हुई है ये बताता है। ओके, सो हम सब जानते हैं कि हम एक रूल को अगर लेकर के फॉलो करते हैं तो हमारी सारी चीजें धीरे धीरे करके अलाइन होने लगती हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड्स ये भी कहता है कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कलर ही यूज करना है, राइट। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि मुझे जैम में रेड कलर ऐड करना है। ओके, सो मुझे पता है कि कितना ऐड करना है बिकॉज मेरे पास में एक डॉक्यूमेंट है फूड स्टैंडर्ड का जो ये कहता है कि आप इतना ही डाल सकते हो, राइट। अगर किसी में ज्यादा हो जाता है किसी में कम हो जाता है तो उसके दो ड्रॉबैक होंगे। एक तो हो सकता है कि अगर जरूरत से ज्यादा है तो वो किसी पर्सन को हार्मफुल हो, है ना, उसकी तबीयत खराब हो सकती है ज्यादा कंजप्शन करके। ओके, दूसरी चीज ये है कि आपके जो प्रोडक्ट है उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। यूनिफॉर्मिटी यानी कि सारे प्रोडक्ट्स एक जैसे नहीं होंगे, किसी का बोला जाएगा कि क्वालिटी बहुत कम है, किसी का बहुत ज्यादा है, इस तरीके से। तो एक यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए और एक अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए यहाँ पर फूड स्टैंडर्ड जरूरी है। ये गाइडलाइंस जो होते हैं इनको फूड स्टैंडर्ड्स कहा गया है। ओके, food standards are set of criteria that food must follow in order to be fit for human consumption. It covers aspects such as composition, appearance, freshness, permissible additives and minimum bacterial content. तो फूड स्टैंडर्ड्स के अंदर क्या क्या आ जाता है। फूड स्टैंडर्ड्स क्या प्रिंसिपल्स सोच करके, क्या दिमाग में रख करके बनाए जाते हैं, वो है फूड का कॉम्पोजिशन, उसका अपीयरेंस, कॉम्पोजिशन सही होना चाहिए, अपीयरेंस खराब नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, फ्रेशनेस बनी रहनी चाहिए, परमिसिबल एडिटिव्स यानी कि सही अमाउंट में एडिटिव्स ऐड होने चाहिए और मिनिमम बैक्टीरियल कंटेंट होना चाहिए। बैक्टीरियल कंटेंट बढ़ेगा तो आपको पता है कि क्या होगा, स्पॉइलेज हो सकता है, राइट। एज अ रिजल्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स फूड मस्ट बी फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन एंड अडल्ट्रेशन। तो स्टैंडर्ड्स है जिनकी वजह से फूड जो है वो फ्री ऑफ कंटेमिनेशन और अडल्ट्रेशन है, राइट। अडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट, कंटेमिनेशन यानी कि उनका खराब होना, स्पॉइल हो जाना। It helps to safeguard the health of consumers. It enjoys confidence within the population in the food system. It communicates प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सेफ्टी टू कंज्यूमर। तो फूड स्टैंडर्ड से हमको एक और चीज पता चलती है कि हमारा फूड किस टाइप का है। जब हम पीछे लेबल देखते हैं तो उसमें आपको दिखता होगा ना कि उसमें क्या क्या मिलावटें हैं, उसमें सॉरी नॉट मिलावटें, एक्चुअली क्या क्या उसमें मिलाया गया है, एडिटिव्स क्या ऐड किए गए हैं, वेदर इट हैज अ coloring agent, whether it has a stabilizer, whether it has a anti-caking agent, तो ये सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं। ओके, सो एक ट्रांसपेरेंट अगर हमें पता चलता है कि हमारे प्रोडक्ट में क्या है जो हम कंज्यूम करने वाले हैं, तो इट इज लाइक अ कम्युनिकेशन बिटवीन आपके और एक
जो भी मार्केट पर्सन है, मार्केटिंग पर्सन जो आपको बेच रहा है, तो आपको पता चल जाता है कि वो किस तरीके से अपना फूड आइटम जो है उसको प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्शन कैसे कर रहा है, ठीक है। तो जिससे कंज्यूमर को एक धीरे धीरे करके विश्वास होने लगता है कि दिस कंपनी इज गुड, राइट, ये हमारी सेफ्टी के बारे में सोचती है। ओके, सो फूड स्टैंडर्ड्स सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के लिए ही, कोई कंज्यूमर के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि एक मार्केटिंग पर्सन जो प्रोडक्शन करता है, जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, या फिर कोई बड़े लेवल पर फैक्ट्री पर काम करता है, उसके भी काम का है। जो ऑब्वियस सी बात है कि इफ दे आर मीटिंग द स्टैंडर्ड्स, इफ दे आर थिंकिंग ऑफ कि हम एक कंज्यूमर की सेफ्टी के बारे में, क्वालिटी के फूड प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में सोच रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका बिजनेस भी बढ़ेगा, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स और एम्स क्या होते हैं फूड स्टैंडर्ड्स के। टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ कंज्यूमर बाय रीडिंग फूड रिलेटेड रिस्क। तो हमें फूड रिलेटेड रिस्क कहाँ कहाँ होते हैं ये हमें फूड स्टैंडर्ड से पता चल जाता है ना। आप ज्यादा जरूरत से ज्यादा किसी चीज का यूज कर रहे हैं, स्टेबलाइजर का यूज कर रहे हैं, विच कैन कॉज हजार्ड टू ह्यूमन बॉडी, तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि हमें उसे कितने अमाउंट में यूज करना है, जिससे कि हम हेल्थ रिलेटेड रिस्क को रोक सकते हैं। टू सपोर्ट पब्लिक हेल्थ बाय मेंटेनिंग एंड एनहेंसिंग न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड। न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी मेंटेन किया जा सकता है, क्योंकि स्टैंडर्ड यही कहता है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू को बनाए रखकर आप किस तरीके से पैकेजिंग प्रोसेसिंग करोगे कि वो जब कंज्यूमर तक पहुंचे तो उसके लिए कंजप्शन सेफ हो, प्लस उसको न्यूट्रिशन भी मिले उससे, राइट। तो ये हमें फूड स्टैंडर्ड्स बताते हैं। टू एंश्योर सप्लाई ऑफ हाइजीनिक हाई ग्रेड अनअडल्ट्रेटेड फूड टू ऑल। ऑब्वियस फूड स्टैंडर्ड का ये भी एक एम है कि जो भी कंज्यूमर है उस तक एक हाइजीनिक हाई ग्रेड, बहुत अच्छा उत्तम क्वालिटी का जो भी फूड आइटम है वो पहुंचे, अनअडल्ट्रेटेड यानी उसमें मिलावट ना हो। ओके, अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो किस किस तरीके के होते हैं। फूड स्टैंडर्ड्स 4 लेवल होते हैं, लेवल नॉट टाइप्स, इट इज लाइक अ लेवल। तो सबसे पहले होता है कंपनी स्टैंडर्ड्स। ओके, कंपनी स्टैंडर्ड्स यानी पर्टिकुलर कंपनी, ओन कंपनी जो होती है उसके स्टैंडर्ड्स है। जैसे कि मैं अगर कोई कंपनी ओन कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, चलो नेस्ले की कंपनी है, ठीक है, इट इज अ फूड कंपनी, राइट। चॉकलेट्स बनती हैं, पाउडर्स बनते हैं, काफी सारी चीजें बनती है ना, आई थिंक सप्लीमेंट्स भी बनते हैं, है ना, नेस्ले के काफी सारे। तो ये कंपनी जो है ये अपने खुद के रूल बनाती है, खुद के स्टैंडर्ड्स जो बना रही है। फॉर एग्जांपल दे आर मेकिंग, ये रूल बनाया उन्होंने कि जो भी किचन में आएगा वो जो भी उनके पास में क्या कहते हैं फुटवेयर है, वो फुटवेयर वो चेंज करके आएगा। ओके, या फिर वो हेड गियर लगा करके ही अंदर आएगा, और कोई भी फूड आइटम वो बिना हाथ धोए या फिर बिना ग्लव्स यूज किए नहीं छू सकता। तो दैट आर कंपनी स्टैंडर्ड्स। ओके, वो रूल्स उन्होंने खुद बनाए हैं, राइट। फिर आता है रीजनल स्टैंडर्ड्स। अब ये तो कंपनी लेवल पर हो गया, मतलब सिर्फ उस कंपनी का वो रूल और रेगुलेशन है। नेक्स्ट होता है रीजनल स्टैंडर्ड, मतलब वो उस पर्टिकुलर रीजन का रूल है, ठीक है। दीज आर प्रिपेयर्ड बाय रीजनल ग्रुप्स अंडर सिमिलर ज्योग्राफिकल एरियाज और क्लाइमेट। जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है ना। अब हम रहते हैं फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ में, राइट, तो नॉर्थ में क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो ठंडी जगहों पर आप कैसे फूड को मैनेज करोगे वो उनका अलग रूल है, रीजनल वाइज है। किस हिसाब से उनको रूम का टेम्परेचर रखना है, किस हिसाब से उनको रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर रखना है, डिपेंड्स ऑन द रीजन, इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में नेशनल स्टैंडर्ड्स। नेशनल स्टैंडर्ड्स, अब नेशन वाइज बात आ गई, ठीक है। जैसे इंडिया में, तो इंडिया में कौन कौन से स्टैंडर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग, फिर चाहे वो कंपनी कहीं की भी हो, किसी भी रीजन की हो, उसको वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे, बिकॉज दे आर नेशनल स्टैंडर्ड्स, ऑल ओवर इंडिया चलने वाले। ओके, देन आते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यानी ऑल ओवर वर्ल्ड चलने वाले जो हैं, जो रूल्स और रेगुलेशंस ऑल ओवर वर्ल्ड बने हुए हैं। तो इसमें कौन कौन सी कंपनीज आ जाती है, आईएसओ आ जाती है, सीएसई आ जाती है, और WTH, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, सो दीज आर द 4 लेवल्स ऑफ स्टैंडर्ड्स जो कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। कंपनी के खुद के स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, प्लस कंपनी जो है वो नेशनल स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करती है, रीजनल स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करना पड़ता है उनको, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करना पड़ता है। ओके, सो दे आर वेल कोऑर्डिनेटेड। नेक्स्ट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, तो अब हमारे पास में क्या है जो ऑल ओवर इंडिया, जिसकी हम बात करें नेशनल स्टैंडर्ड। सो नेशनल स्टैंडर्ड जो है हमारे पास में वो FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 2006 में आया था, इस्टेब्लिश हुआ था। द एक्ट इज अ कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट रिलेटेड टू फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन इन इंडिया। इंडिया में स्पेसिफिकली फूड सेफ्टी और रेगुलेशंस के लिए ये
फूड एफएसएसएआई एस्टैब्लिश किया गया था और has been created to laying down science-based standards for articles of food and to control the manufacture, storage, allotment, sales and import to make sure availability of safe and decent food for human consumption. जो अभी तक हमने डिस्कस किया जो फूड स्टैंडर्ड्स के एम्स होते हैं, बस वही सारे एम्स जो है ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी कवर करता है. ठीक है. ऑल आइडेंटिटीज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और सेलिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट are required to obtain FSSAI registration and comply with FSSAI regulations. Okay, तो जितने भी फूड आइटम्स होते हैं जब उनका मैन्युफैक्चरिंग होता है, स्टोरिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है या सेलिंग होता है, उन सब में FSSAI रजिस्ट्रेशन लगता ही लगता है. तो जो भी कंपनी है दे हैज टू कंप्लाई विद FSSAI रेगुलेशंस. ओके, उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा. उसके अलावा वो अपने खुद का कुछ अलग नहीं कर सकते, मतलब अगेंस्ट नहीं जा सकते एफएसएसएआई के. तो अब आपने देखा होगा कि अब हर फूड प्रोडक्ट के पीछे जो स्टिकर लगा होता है उसमें एफएसएसएआई लिखा हुआ होता है, राइट. दैट मीन्स दे आर रजिस्टर्ड अंडर एफएसएसएआई एंड दे कंप्लाई बाय द रेगुलेशंस ऑफ एफएसएसएआई. ओके, thus FSSAI is responsible for protection and promoting public health through regulations and supervision of food safety. अब हम देखते हैं एडवांटेजेस क्या है एफएसएसएआई के. है तो सही, बट इससे हमको क्या एडवांटेज मिल रहा है? हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन होती है इन एंड अराउंड मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस बिकॉज दिस इज वन ऑफ द रूल्स ऑफ एफएसएसएआई. ठीक है, ठीक है. अब ये कहता है कि आपको मेंटेन करना पड़ेगा एक हाइजीनिक कंडीशन जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइस है प्लस उसके आसपास का भी. एक्सेसिंग एंड मैनेजिंग फैक्टर्स इन अ साइंटिफिक मैनर रिस्की टू ह्यूमन हेल्थ. वो फैक्टर्स जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए रिस्की है उसको आपको एक्सेस करना है, मतलब ढूंढ के निकालना है और उसको मैनेज करना है किसी भी तरीके से साइंटिफिक मैनर से. ठीक है, ताकि वो परेशान ना करे आपको बाद में. दिस एक्ट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स एन इंटरनेशनल शिफ्ट इन फूड लॉज फ्रॉम कंजम्पशन और वर्टिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी और हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड्स. ओके, तो इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल शिफ्ट इन फूड लॉज यानी कि जो एफएसएसएआई है वो वर्टिकल स्टैंडर्ड्स यानी कि जो कि फूड का इंग्रेडिएंट्स है, उसकी पैकेजिंग कैसी हुई है, उसका किस तरीके से क्या क्या उसमें प्रिजर्वेटिव्स यूज किए हैं, क्या एडिटिव्स यूज किए हैं, वो उससे लेकर के पूरा हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड्स यानी कि इंटरनेशनल शिफ्ट यानी कि अगर आप देखते हो कि हमें इंटरनेशनली कोई गुड ट्रेड करना है, ठीक है, कोई फूड आइटम हमको भेजना है, तो पैकेजिंग से लेकर के, शिफ्टिंग से लेकर के, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के एवरीथिंग. ठीक है, तो इस तरीके से मिनिमम चीज भी एफएसएसआई देख रही है और मैक्सिमम चीज भी एफएसएसआई देख रही है. यहाँ पर सब पर उसने अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है वो बना करके रखे हुए हैं. ठीक है, ये एडवांटेजेस है एफएसएसआई का. ओके, अब एफएसएसआई ने क्या किया था कि कुछ उन्होंने इस तरीके से चेंजेस एग्जीक्यूट किए हैं. ठीक है, चेंजेस एग्जीक्यूट यानी कि द फूड इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं जो चेंज हुए आफ्टर 2006. ओके, 2006 में आया था ना एफएसएसएआई, तो उसके बाद में उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए वो हम देख रहे थे. कई सारी ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने बैन लगाई थी, जैसे कि प्लास्टिक और न्यूज़पेपर पैकेजिंग में बैन लगाया एफएसएसएआई ने. ठीक है, स्टेपलर पिन्स नहीं होनी चाहिए टी बैग्स में, ये बैन लगाया गया. कार्बाइड यूज नहीं कर सकते हैं आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए, क्योंकि ऑब्वियस कार्बाइड बहुत ज्यादा हेल्थ हजार्ड से लेकर के आता है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए. हमारे लिए कार्बाइड अच्छा नहीं होता, तो उन्होंने उसके ऊपर भी बैन लगा दिया. अब कार्बाइड से जो फ्रूट्स हैं उनको आर्टिफिशियल राइप नहीं किया जा सकता है. ओके, सिर्फ नेचुरल राइप फ्रूट्स ही बिकेंगे. बट स्टिल बहुत से लोग हैं जो यूज करते हैं. अभी भी हमने देखा होगा कि बहुत ही आर्टिफिशियल सी स्वीटनेस फ्रूट्स में लगती है, बट अभी भी ऐसा होता है. ओके, तो ऐसी जगहों पर एफएसएसएआई क्या होता है, उनकी पहुंच बहुत कम होती है. मतलब ये कि आप ये मान लो कि उन लोगों को पता ही नहीं है स्टैंडर्ड्स एफएसएसएआई के, या फिर उन्होंने अपने जो भी उनका फ्रूट या फिर जो भी उनका बिजनेस है वो उन्होंने क्या किया है, एफएसएसएआई के अंडर रजिस्टर ही नहीं किया है. ओके, फिर चांदी का जो वर्क होता है, चांदी के वर्क को नॉनवेज नहीं बनाया जाएगा. मतलब होता ये था कि जब चांदी जो होती थी ना उसको वर्क को रखने के लिए, क्योंकि हम उसे नॉर्मल पेपर या किसी चीज में नहीं रख सकते. ठीक है, तो उसको जो लीफ होती थी, सिल्वर लीफ जो होती थी, उसको रखा जाता था ऐसे
नॉनवेज मतलब किसी जानवर की चमड़ी या फिर ऐसे उसके बीच में रखा जाता था, ठीक है, जिससे कि वो जो सिल्वर वर्क जो है ना वो खराब ना हो, सिल्वर लीफ जो है वो खराब ना हो। बट अब वो बंद हो चुका है, उसकी जगह पर आई थिंक कोई प्लांट बेस्ड कुछ पेपर या ऐसा कुछ रखा गया है जिसके ऊपर अब चांदी का वर्क रखा जाएगा। ओके, नाउ इसके बाद है टोलुइन प्रिंटिंग। टोलुइन प्रिंटिंग बंद हो चुकी है, फूड पैकेजिंग के ऊपर अब टोलुइन प्रिंटिंग नहीं होगी बिकॉज टोलुइन इज हजार्डस फॉर ह्यूमन कंजप्शन। बिजनेस लिस्टिंग ऑन अनरजिस्टर्ड एफबीओज ऑन ई कॉमर्स साइट। अब ई कॉमर्स साइट के ऊपर कोई भी अनरजिस्टर्ड फूड बिजनेस नहीं चलेगा, बंद कर दिया गया है। जब तक उस पे एफएसएसआई का ठप्पा नहीं लगेगा वो काम नहीं कर सकता। बैन ऑन हेल्थ सप्लीमेंट्स एज मेडिसिन। हेल्थ सप्लीमेंट्स को आप मेडिसिन एज बेच नहीं सकते, ठीक है। हेल्थ सप्लीमेंट्स अलग होते हैं, मेडिसिन अलग होती हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि अब तक हमने एफएसएसआई की बात करी थी, दैट इज अ इनवॉलेंट्री स्टैंडर्ड है। इनवॉलेंट्री स्टैंडर्ड यानी कि किसी भी पर्सन को जो कि बिजनेस खोलता है उसको वो स्टैंडर्ड फॉलो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 2006 के पहले क्या था, ठीक है। तो 2006 के पहले इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स निकाले थे जिसको थोड़ा बहुत करके हम फॉलो करे थे। एफएसएसआई तो पूरा पक्का हो गया, उसने सारी चीजें अपने अंदर समेट ली हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का फ्रूट हो, चाहे मीट हो, चाहे कुछ और हो, मिल्क प्रोडक्ट हो, सब कुछ उसके अंदर स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, सबके लिए स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, राइट। बट उससे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया था, 1995 से स्टार्ट हुआ था फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, एफपीओ, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर आया था। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट चलता था उसके पहले, ठीक है, ये गवर्नमेंट ने दिया था। तो उस टाइम पर गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जब एफपीओ प्रोविजन के अंडर अगर आप किसी फलों का व्यापार कर रहे हैं, फ्रूट प्रोडक्ट पर अगर आप काम कर रहे हैं या फ्रूट बेच रहे हैं या जो भी कुछ है मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो वहां पर आपको लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आप ऐसे ही नॉर्मल नहीं बेच सकते, ठीक है। उसके अलावा फ्रूट को बेचने के लिए सूटेबल लोकेशन चाहिए, ठीक है, फ्लाई प्रूफ एरिया चाहिए, मतलब जहां पर गंदगी ना हो, एडिक्वेट स्टोरेज हो, कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस, फैक्ट्री प्रीमाइसेस, ये सारी चीजें देखी जाती थी, ठीक है। वर्कर्स, एम्यूनिटीज, पर्सनल हाइजीन, जो वर्कर्स हैं वो पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फ्रूट रिलेटेड जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी, जैसे कि जैम बनता था या जेली बनती थी या बेवरेजेस बनता था, तो वो सबको किस तरीके से हैंडल करना है, क्या करना है, उसके अंडर ये सारे रूल्स यहाँ पर गवर्नमेंट ने एफपीओ के अंडर दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मीट और मीट प्रोडक्ट, मीट प्रोडक्ट्स कंट्रोल ऑर्डर, मीट एमपीसीओ, ठीक है। तो इस प्रोविजन के अंडर क्या था कि किसी भी मीट को आप ऐसे ही नहीं बेच सकते, ठीक है। तो इलीगल माना जाता था उसको, किसी भी मीट को आपने उठा करके ऐसे नहीं बेचना है, उसको उसका पूरा प्रिपरेशन, उसका प्रोसेसिंग, ये सब कुछ होना चाहिए, मार्क कैरी करना चाहिए, शुड कैरी द मार्क ऑफ इंस्पेक्शन, मतलब चेक करना है हमें कि जो भी मीट और मीट प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं या फिर कोई पर्सन बेच रहा है तो वो अच्छा होना चाहिए, गुड क्वालिटी होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं कि अगर मान लो कि चिकन जैसे बेचते हैं ना बहुत सारे लोग, तो अगर वो खरीद करके लेकर के आए, वो बीमार है तो उसको काट करके बेच दिया, नहीं, वो बीमारियां फिर जो होती है वो ह्यूमंस को भी लग सकती है, तो इसलिए ये सब चेक होता है, इंस्पेक्शन होता है अंडर एमपीसीओ। ओके, फिर आता है वेजिटेबल ऑयल कंट्रोल ऑर्डर। वेजिटेबल ऑयल कंट्रोल ऑर्डर क्या कहता है, इसमें भी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं, डिजायरेबल जो एडिबल ऑयल, हाइड्रोजनेटेड ऑयल को किस तरीके से मार्केट करना है, क्या करना है, ये सब बताते हैं, ठीक है। फिर आता है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर, यहाँ पर मेंटेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द order to maintain the increase the supply of liquid milk of required quality, जिस required quality का मिल्क हमें चाहिए उसका सप्लाई बढ़ाना, और प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, इन सब के लिए भी स्टैंडर्ड्स बनाए गए एमएमपीओ के अंडर। तो यहाँ पर ये जो चार हैं ये फूड एसेंशियल कमोडिटी एक्ट्स के अंदर 1955 में गवर्नमेंट लेकर के आई थी, ठीक है। तो मतलब एफएसएसआई के पहले इस तरीके से काम होता था, बट अब ये सब कुछ जो है वो एफएसएसआई के अंदर एक साथ डाल दिया गया। अब सिर्फ एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है, अलग अलग नहीं होता। किसी का बिजनेस मिल्क का है, किसी का फ्रूट का है, तो अलग अलग स्टैंडर्ड लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ओनली वन एफएसएसआई। ओके, अब हम वॉलेंट्री प्रोडक्शन सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। वो तो इनवॉलेंट्री थे, वो जरूरी था, उसके बिना आप काम नहीं कर सकते थे, ठीक है। बट अब एक डबल स्टैंडर्डाइजेशन कैसे हो गया, मतलब कि आपने एफएसएसआई तो ले लिया है, प्लस आपको हम जब 2 गुना
आप अगर किसी का कोई फ्रूट खरीद रहे हैं या फिर आप कोई इस तरीके से कोई कमोडिटी खरीद रहे हैं, कोई गुड खरीद रहे हैं, तो आप किस तरीके से उस पर विश्वास कर सकते हैं। एक डबल ठप्पा हो जाता है ना कि हाँ ठीक है भैया हम इस पे, ये तो है एफएसएसआई तो है प्लस दूसरा ये भी है इसके साथ में, तो ये काफी अच्छा हो गया ना। तो हम देखते हैं वो किस तरीके से होता है। सबसे पहले बिस्मार्क आता है, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसका पहले नाम था आईएसआई, इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एक्चुअली, हाँ इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता था आईएसआई का मतलब। तो अब इसको चेंज करके ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कर दिया है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज कंज्यूमर गुड्स इंक्लूडिंग फूड प्रोडक्ट्स रनिंग अ वॉलंटरी एंड मैंडेटरी सर्टिफिकेशन स्कीम कॉल्ड आईएसआई मार्क फॉर प्रोसेस्ड गुड्स। ओके, प्रोसेस्ड गुड्स, इसके अलावा आईएसआई मार्क जो होता था ना, और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजों में होता था, जैसे कि आप किचन में यूज करने वाले इक्विपमेंट्स है उसमें आईएसआई मार्क होता था, ठीक है। तो ये सारा ये एक्चुअली में बताता था कि जो भी गुड है या फिर जो भी प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्डाइज्ड है और उसको अच्छे से चेक किया गया है, और जो भी स्टैंडर्ड जो भी रेगुलेशंस होते हैं वो सब उसको फॉलो करता है, ठीक है। तो अभी बिस मार्क हो गया, पहले आईएसआई होता था। आपने देखा होगा कभी करके किचन में पाइप्स वगैरह पे आईएसआई मार्क बना हुआ होता है ना, वो इसीलिए होता है, दे आर टेस्टेड एंड उसके बाद में सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके करने के बाद में उसको बेचा गया है, ठीक है। फिर आता है एग मार्क। एग मार्क जो है इट इज अ वॉलंटरी स्कीम ऑफ सर्टिफिकेशन, दीज स्टैंडर्ड्स आर फॉर्मुलेटेड ऑन फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड बोथ नेचुरल एज वेल एज बोथ एक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। तो एग मार्क बताता है कि प्रोसेसिंग के टाइम पर जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज किए गए हैं, ठीक है। केमिकल्स जो हैं फूड के आइटम के लिए जो भी यूज किए गए हैं या फिर जिस प्रकार की मशीनरीज यूज करी गई हैं वो सब सेफ है, मतलब इससे फूड को कोई हार्म नहीं पहुंचा है, ठीक है। इस तरीके से बताया गया है इसमें, ठीक है। करेक्ट सेलिंग प्राइस है, करेक्ट वेट है, मतलब आप एक तरीके से मतलब जो भी उसमें रखा गया है वो उसको अश्योर कर रहे हैं कि आपको उतना ही मिलेगा। 50 ग्राम लिखा है तो 50 ग्राम ही है, ऐसा, ठीक है। तो प्रॉपर उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं, प्रॉपर उसमें मशीन यूज की, न्यूट्रिएंट्स जो लिखा गया है वो वही वैसे ही न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, और उसको किसी तरीके से हार्म नहीं पहुंचा है, ये बताता है एग मार्क। फिर आता है इको मार्क। इको मार्क में क्या होता है, ये सिस्टम लॉन्च बाय बीआईएस ने 1991 में लॉन्च किया था, वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट फ्रॉम पॉल्यूटेंट्स। तो जहां पर भी इको मार्क आता है मतलब हम ये समझ जाते हैं कि ये प्रोडक्ट बनाने में या फिर इसको यूज करने में हम एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रहे हैं, ये कोई पॉल्यूटेंट्स नहीं फैलाएगा, ठीक है। इससे कोई हजार्डियस वेस्ट ऐसा नहीं निकलेगा जो कि डिग्रेडेबल नहीं है, बायोडिग्रेडेबल है और रिसाइकल किया जा सकता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं उनपे इको मार्क लगा हुआ आता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अभी तक हमने नेशनल ऑर्गेनाइजेशन देख ली विच इज एफएसएससीआई, पहले गवर्नमेंट एफएसएससीआई के पहले किस तरीके से काम करती थी, किस तरीके से फूड स्टैंडर्ड्स थे वो हमने देख लिए हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, क्या होता है, ठीक है। तो हमारे पास में 3 मेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि फूड सेफ्टी और क्वालिटी के ऊपर काम करती है, रिसर्च करती रहती है, ठीक है। सबसे पहला है कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन। तो ये कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन जो है ये इंटरनेशनल बॉडी है, ठीक है, और ये भी इंश्योर करती है सेम वही चीज, फूड सेफ्टी को, हाइजीन को और कल्चरल ट्रेड को। मतलब अगर बाहर से कोई चीज आ रही है, ठीक है, इंडिया से बाहर से अगर कोई चीज आ रही है, इंडिया से कोई जा रही है या इंटरनेशनल कोई चीज है, हम कहीं और से, मान लो कि हमने कहीं और से कोई एप्पल बाहर से खरीदा है हमने, या फिर कोई चीज हमने कहीं और से खरीदी है, ठीक है, तो हमें नहीं पता ना, हमारे स्टैंडर्ड्स हमें पता है एफएसएससीआई, बट बाहर से क्या मार्क लगा हुआ आएगा, सीएससी लगा हुआ आएगा, आईएसओ लगा हुआ आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो सीएससी होता है ना, ये कोडेक्स एलिमेंट्रियस, यहाँ पर मतलब ये फूड कोड, कोडेक्स एलिमेंट्रियस का मतलब होता है फूड कोड, ठीक है। तो इनकी अपनी हर आई थिंक आई डोंट नो हर रीजन में है या फिर नहीं है, पर इंडिया में तो है, इंडिया में कोडेक्स इंडिया के नाम से है, ठीक है। और नेशनल कोडेक्स कॉन्टेक्ट पॉइंट है हमारे पास में, एनसीसीपी, नेशनल कोडेक्स कॉन्टेक्ट पॉइंट, एनसीसीपी, जो कि इंडिया में है, जो इनके कोडेक्स सीएससी के साथ में कोऑर्डिनेट करता है और फूड स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम करता है। मतलब बाहर से आने वाली चीज है जो उसमें फूड स्टैंडर्ड्स प्रॉपर है या नहीं, सेफ्टी प्रॉपर है या नहीं है, ये चेक करने का काम, ठीक है। फिर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ। तो अभी आईएसआई जो है वो हमारा नेशनल है, बट आईएसओ जो है, आईएसओ मार्क वो इंटरनेशनल है। आईएसओ आपने देखा होगा किसी किसी में, आईएसओ 9000 9000 ये लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये मार्क किस लिए है,
इंटरनेशनल गुड्स के लिए है, बाहर से आई हुई चीज है। कैसे पता करोगे कि बाहर से आया है? ये मार्क लगा हुआ है तो समझ जाओ कि बाहर का मैन्युफैक्चर है, इंडिया के बाहर का। ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करता है कि जो भी ट्रेड हो रहा है, यानी ऑल ओवर इंडिया जो गुड्स ट्रेड होते हैं, दे आर वेल स्टैंडर्डाइज्ड, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स है, सेफ्टी प्रॉपर है, क्वालिटी प्रॉपर है, ये सब कुछ चेक करने का काम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का होता है। तो ये तीन मेन चीजें हैं जो तीन मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि काम करती है गुड सेफ्टी या फूड सेफ्टी क्वालिटी के ऊपर रिसर्च करती है। ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, HACCP पढ़ेंगे और माइक्रोबायोलॉजिकल जो सेफ्टी होती है फूड की, माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है। तब तक के लिए प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू नर्चरनेट एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so you never miss any update, and you can drop your doubts in the comment section. Thank you.